अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, अभी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज फिर हाजिर होगा एक नया शो लेके। आज का दिन हम हमेशा की तरह मेरी इस दुआ से शुरू करूँगी कि अल्लाह ताला आपके लिए ये वाला जो आने वाला वक्त है या जो दिन है वो खुशियों से भर दे। और अगर आपका कोई काम बहुत दिनों से रुका हुआ है तो वो आज या तो खुशखबरी मिल जाए कि वो काम होने वाला है या काम आसानी से हो जाए। कल रात मेरी बात एक बहुत पुरानी, बहुत अच्छी दोस्त से हो रही थी और उस बात ने मुझे कंपेल किया कि जो मैं भी बात करने जा रही हूँ वो, मैंने कहा कि इस बात मतलब मुझे आई शुड स्पीक अबाउट दिस। हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है कि बेजोड़ शादियाँ हो जाती हैं। बेजोड़ किस तरह, मैं ये नहीं कह रही कि घर वाले अरेंज मैरिजेस बेजोड़ करते हैं। अक्सर हम किसी ऐसे शख्स को पसंद कर लेते हैं जो सिर्फ हमारी फैंटेसीज़ पे पूरा उतरता है। जैसे बड़ा मैचो होगा, बाइक चलाता होगा, बैंडाना पहनेगा, यंगर लड़कियाँ, और बड़ा मैस्कुलिन सा। लेकिन हम उस वक्त एहसास नहीं करते वाइल फॉलिंग इन लव कि कितना ज़रूरी है एक इंसान का इमोशनली स्टेबल होना, फाइनेंशली स्टेबल होना, समझदार होना। और फिर क्या होता है कि जब इस तरह की लव मैरिजेज़ में लड़कियां शादी करती हैं और वे अच्छे ख़ानदान से होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, सुलझी हुई होती हैं, मगर फिल्में देख देख के उनको उस तरह का हीरो जैसा लड़का पसंद आने लग जाता है, तो वो शादी एक्चुअली बेजोड़ साबित होती है और उसका अंजाम का ख़ास अच्छा नहीं होता। इसी तरह लड़के भी जिस तरह की लड़कियों को फैंटसाइज करते हैं और उनसे जब शादियां कर लेते हैं तो उनको समझ आती है कि हकीकतन तो मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरे माहौल में रचती बसती, या मेरी अम्मी की खिदमतें करती, या मेरे बच्चों को सही से संभाल पाती। बहुत ज़रूरी है जब भी हम शादी का फ़ैसला करें, अव्वल तो खुदारा 16 साल की उम्र में मत करें। क्योंकि जो मेरी दोस्त से मैं कल मैं बात कर रही थी, वो उसका रोना ही यही था क्योंकि उसकी वो डिवोर्स फाइल करी है और उसके मियाँ ने उसको घर से निकाला हुआ है। वो मुझे कह रही थी कि उस वक्त ना आई फेल इन लव, अब बच्ची भी है उसके साथ, और वो कह रही थी कि मुझे अब नहीं समझ आता, समटाइम्स आई मिस दैट टाइम कि आई वॉज एक्चुअली इन लव विद हिम। तो मुझे कभी कभी लगता है कि हमारी जो जज्बाती फ़ैसले हैं, और उसकी पूरी फैमिली ने उसे मना किया था मगर उस वक्त उसको वो नज़र नहीं आ रहा था जो उसकी फैमिली को या उसके पेरेंट्स को नज़र आ रहा था। मेरा मशवरा है, जो कि मैं अक्सर ये बात करती हूँ, कि अपने बच्चों को इनेबल करें ताकि वो सही फ़ैसला ले सकें। हम जो बात मैं पहले 2-3 दफ़ा तो कर चुकी होंगी कि हम अपने बच्चों को इतना स्पून फीड कर देते हैं कि हम उनके लिए शादी ब्याह का फ़ैसला भी उनको स्पून फीड करके दे रहे होते हैं। तो हम ये क्यों ना करें कि उनको इतना इनेबल कर दें, उनको इतना समझदार बना दें ताकि वो अपने लिए फ़ैसले कर सकें, तो बेहतर फ़ैसले करें। और जो तलाक़ का रेशो इस कदर बढ़ गया है, रीज़न उसका ये है कि पहले हर बेजोड़ शादी के बावजूद मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते थे क्योंकि उनके बैक ऑफ माइंड में होता था कि अब यही है, दिस इज़ इट, इसी शख्स के साथ बूढ़ा होना है, चाहे लड़ते मरते बूढ़ा होना है या खुशी खुशी बूढ़ा होना है। आज के ज़माने में क्योंकि शऊर हमें ज़्यादा आ गया, हमें ऐसा लगने लगा है बहुत इंडिपेंडेंट है। सबसे बड़ी बात, औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हैं, और दूसरा बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज आप रोते धोते फेसबुक पे बैठे हैं तो आपको 6 आदमी मिल जाएंगे जो आपके आंसू पोंछ रहे होंगे। कोई और मर्द अगर किसी सर्टन तरह की लड़की चाहता है तो उसको ऑफिस में इधर उधर उस तरह की लड़की मिल जाती है। तो इतने ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी पे मैं कहती हूँ पहला ऑप्शन है आप ढंग का चूज़ कर लें, देर लगा लें, थोड़ा वक्त ले लें। कोई ज़रूरत नहीं है कि फ़ौरन ही हाई स्कूल में यू हैव टू फॉल इन लव। जस्ट टेक अ बिट ऑफ टाइम, दिमाग को डेवलप होने दें, एंड देन टेक अ वाइज डिसीजन एंड मैरी। चाहे ख़ुद शादी करनी है या अपनी औलाद की शादी करनी है, हमेशा उससे पूछें कि क्या तुम इस पूरी ज़िंदगी की कमिटमेंट के लिए तैयार हो। और शादी, मुझे याद है मेरे बहुत पहले हमारे रिश्तेदार ने मुझे कहा था कि शादी ना हमेशा अपने जैसों में करनी चाहिए। तो मुझे बड़ा अजीब सी बात लगी थी कि हाँ, कितनी रेसिस्ट सी बात है, कह रहे हैं अपने जैसों में करनी चाहिए। बड़े होकर मुझे एहसास हुआ कि जब आपकी वैल्यूज़ सेम नहीं होती, या आपका ख़ानदानी पस मंज़र सेम नहीं होता, या आपका कल्चरल बहुत बड़ा शौक़ होता है, तो आपको वो शादी चलाने में मसला होता है। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, दूर से जो शख्स जिस तरह का लग रहा होता है भी उसके साथ जाके रहना शुरू करने पता चलता है ये खर्राटे भी लेता है, खाने की टेबल पे इस तरह खाता है, इसके टेबल मैनर्स बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे मैं चाहती हूँ या चाहता था। तो डू टेक योर टाइम, लेकिन जिस वक्त फ़ैसला करें तो ये सोच समझ के फ़ैसला कीजिए कि ये ज़िंदगी भर की कमिटमेंट है, और ज़िंदगी 100 साल की भी हो सकती है, बहुत लंबी भी हो सकती है। और कल को जब आपके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उस वक्त रो धो के अलग होके और बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब करने से बेहतर है कि पहले ही ऐसा फ़ैसला ना कीजिए। फैंटेसी लैंड से बाहर निकलिए, प्रैक्टिकल फ़ैसले करें, तालीम देखा कीजिए, फैमिली को देखा कीजिए, ये देखा करें कि कौन कितना हम्बल है। बहुत दफ़ा से खूबसूरत शक्लों के साथ ज़िंदगी नहीं गुजरती, और रियलिटी है खूबसूरत शक्ल के साथ ज़िंदगी कभी भी नहीं गुजरती, हमेशा सीरत के साथ गुजरती है। और उसके लिए थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, थोड़ा विजनरी होना ज़रूरी है। तो अच्छी बात है, डू फॉल इन लव, बट डू नॉट बी वेरी क्विक टू मैरी समवन।
हम देखभाल के शादियाँ करें ताकि शादियाँ चलें। तलाक का रेशो बहुत बहुत बढ़ चुका है, विच इज़ वेरी सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट। तो जनाब आली, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद मैं जाऊँगी किचन में शेफ़ साइमा मौजूद हैं और कुछ एज़ ऑलवेज़ कुछ अच्छा सा बना रही हैं। तो अभी हम आपसे मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं किचन में और मेरे साथ शेफ़ साइमा मौजूद हैं। जानते हैं इनसे क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आज मैं बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए जो गोश्तखोर नहीं होते, वेजिटेरियन। और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आने वाला है। और हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में कॉर्न चीज़ टोस्ट। कॉर्न चीज़ टोस्ट। कॉर्न चीज़ टोस्ट। तो अब कॉर्न की बात हो रही है और चीज़ की बात हो रही है, तो ये तो सबको समझ आ गया होगा कि कॉर्न्स भी जाएंगे और इसमें चीज़ भी जाएगी। इसके अलावा क्या क्या लेकिन इसके साथ साथ भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। अगर हम ये सब अभी से जला दूँ, मुझे बताएं कि जो आपने डबल रोटी ली हुई है, पहले इससे हम शुरू ना कर दें कि आपने कितनी ब्रेड ली है? जी जी बिल्कुल, मैं इंग्रेडिएंट्स पहले बताती हूँ, फिर एक असेंबल करके बताऊंगी। ठीक है, अपनी मर्जी से टोस्ट ले लें जितने भी चाहिए। जी, अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितना बनाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे रफली 6 टोस्ट लिए हैं और उसी के हिसाब से मैं अपनी रेसिपी यहाँ पर बताने जा रही हूँ। 6 टोस्ट नॉर्मल स्लाइस जो मीडियम साइज़ वाला होता है वो ले लीजिए। अगर आप बड़ा लेंगे तो फिर आपको ऑब्वियसली क्वांटिटी बढ़ानी होगी। ठीक है, और इस पे आपने मक्खन ऑलरेडी लगा जी, वो मैं अभी बताऊंगी। असल में मक्खन हमारा थोड़ा सा अभी पिघला हुआ नहीं था, तो मैंने उसको पहले ही स्प्रेड कर दिया था। लेकिन जी, और ये अभी मैंने इसको पूरा ही फैला दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम अभी अपने इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। 1 कप के बराबर हमने स्वीट कॉर्न्स ले लिए हैं। ये आपको आराम से पैकेट में मिल जाएंगे। आप पैकेट वाला यूज़ कीजिएगा, घर में उबाल के बनाने की कोशिश ना करें क्योंकि वो हार्ड रह जाएंगे। फ्रोजन स्वीट कॉर्न, फ्रोजन स्वीट कॉर्न्स, बिल्कुल। और एक बहुत अच्छी कंपनी आई हुई है, उसके बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी भी है, वो आराम से मुंह में मेल्ट हो जाते हैं। तो 1 कप स्वीट कॉर्न्स, क्योंकि हम कॉर्न चीज़ टोस्ट बना रहे हैं तो कॉर्न्स और चीज़ का रेशो हम ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप के एक शिमला मिर्च छोटी कटी हुई, यानी चॉप्ड हुई हुई। ठीक है, फिर मैंने लिया है एक ही प्याज दरमियाने साइज़ का, उसको मैंने चॉप कर लिया है। अगर आप को किसी को प्याज ना पसंद हो तो आप स्किप करें। इसकी जगह आप टिन मशरूम लेके छोटे काट लीजिए और ऑलिव्स भी डाल सकते हैं। ये ऑल्टरेशन जो है ऑल्टरनेटिव्स हैं। फिर हम थोड़ा सा धनिया का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सीजनिंग इसकी बहुत आसान है। मैंने 1 टीस्पून के बराबर चिकन पाउडर लिया था। 1 टीस्पून ही हम रेड क्रश चिलीज़ डालेंगे। अगर आप ये नहीं डालना चाहते बच्चों की वजह से, तो आप इसकी जगह केचप भी यूज़ कर सकते हैं 1 टेबलस्पून के बराबर। ठीक है, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने काली मिर्च पाउडर ले लिया था और थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स या ऑरेगनो जो है वो आप ले लीजिए 1 टीस्पून के बराबर। इसको स्किप ना कीजिएगा क्योंकि ऑरेगनो से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा उभर के। फिर मैंने ये किया है कि इसमें तकरीबन आधा कप मैंने चेडर चीज़ ली थी, इसको ग्रेट कर लिया था। आधा कप ही मैंने मोज़रेला चीज़ ली है। आपके पास चीज़ ब्लेंड जो भी मिक्स का हो आप वो ले लीजिए। ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर एक गार्लिक बटर बना लिया है। ये आपने कैसे बनाया? जी, ये मैंने ये किया है कि गार्लिक आपके घर में अगर मौजूद है तो आप इसको क्रश कर लें। क्रश करके बटर में डाल के इसको मिक्स कर लीजिए। बटर सॉल्टेड लीजिएगा, अगर सॉल्टेड ना हो तो नमक आपने ऐड करना है। ठीक है, और अगर आपके पास गार्लिक नहीं है घर में तो गार्लिक पाउडर यूज़ कीजिए। और इसी को हमने फिर यहाँ पर बेस बनाया है स्लाइस के। ठीक है, तो ये जो मक्खन लगा हुआ है ये गार्लिक बटर मैंने देखिए इस पे लगा लिया था। थोड़ा सा मैं अभी और लगा लेती हूँ। इसको हम स्प्रेड कर लेते हैं ज़रा अच्छे से। चमाविश, आप ये फ्राइंग पैन रखें, मैं जब तक मिक्सिंग दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या मिक्स करना है। अच्छा, इसमें हमने 1 कप कॉर्न्स ले लिए थे। अब मैं शामिल करने जा रही हूँ शिमला मिर्च, हमारी 1 अदद कटी हुई पूरी डाल दूँगी। और मैंने इसमें एक ग्रीन चिली भी काट के मिक्स की थी। ये आपके ऊपर अगेन है चॉइस आपकी, आप डालना चाह रहे हैं ग्रीन चिलीज़ तो डालें, अगर बच्चों की वजह से स्किप करना चाह रहे हैं तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। ये भी पूरा मैंने डाल दिया क्योंकि आज मैंने एग्जैक्ट मेजरमेंट्स करके रखी हुई हैं, तो इसको हम पूरा डाल देंगे।
अच्छा, ये हाफ टी स्पून हमारी काली मिर्च और ऑरेगनो ये भी चला गया। ये कुटी लाल मिर्च ये भी चली गई हमारी 1 टीस्पून। अच्छा, अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप सादे नमक का इस्तेमाल करें। और फिर अब मैं डालूँगी इसमें, और अभी हम इसमें नमक नहीं डाल रहे। नमक मैंने नहीं शामिल किया है क्योंकि हमारा जो बटर है वो भी सॉल्टेड है, ठीक है। और इसके अलावा ये रहने दें, ये वहीं रख दीजिए, इसको आखिर में सजाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये चेडर चीज़ मैं पूरी इसमें मिक्स करने जा रही हूँ। आपने मोज़रेला चीज़ को ऊपर से डालने के लिए रखना है, ठीक है, जब हम टोस्ट करने जाएंगे या हम ग्रिलिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, एक मैं तरीका और भी साथ बताती चल रही हूँ। देखें, अभी मैंने सारी चीज़ें डाल के इसको मिक्स करना शुरू कर दिया है। आप लोगों के पास अगर फ्राइंग पैन मतलब अगर कोई नहीं यूज़ करना चाहता तो आप अपने अवन में इसको बिल्कुल मेरा ख्याल है और हल्का कर सकती हैं माविश। तो नहीं, मैंने हटा इसलिए दिया कि एकदम से जल जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं बताने ये जा रही थी कि अगर आपके घर में अवन मौजूद है, अवन की सहूलत है, तो अवन को आप 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कीजिए और प्री हीट करके उसको लाइन एक जो कुकी ट्रे आता है उसको लाइन कर लें या पिज़्ज़ा ट्रे को लाइन कर लें या जो भी आपकी अवन ट्रे है उसको लाइन कर लीजिए पार्चमेंट पेपर से। और फिर सेम इनको आपने लगा के टोस्ट ट्रे में लगा के अवन में रखना है फॉर 5 to 10 मिनट्स या जब तक आपकी चीज़ मेल्ट हो जाए जी। और अगर कलर ना आ रहा हो आपकी चीज़ का मेल्टिंग तो हल्का सा ऊपर ग्रिल आप ऑन कर लीजिए फॉर 2 मिनट्स। आपने वहीं खड़े रहना है वरना ये जल जाएगा ऊपर से। देखिए माविश, ये हम कैमरे में दिखा सकते हैं। हाँ हाँ, नज़र आ रहा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऐसे बैटर हमारा तैयार हो जाएगा जो मिक्सचर हैं कह लें। और इस मिक्सचर को मैं अच्छा, पानी क्या कर रहा था? ये पानी मैं बताऊंगी, एक टेक्निक आज सिखाने जा रही हूँ तो इसलिए मैंने पानी को सामने ही रखा है कि मैं भूल ना जाऊँ। अच्छा, बटर हमने पहले ही लगा दिया है। बटर मैंने दोनों साइड पे लगाया है और थोड़ा सा बटर माविश आप इसमें डाल दें और थोड़ा सा ड्रॉप्स पहले ऑयल का डालें और बहुत थोड़ा सा बटर भी डाल के उसको फैला लें। एक मुझे स्पून भी चाहिए होगा, ये जो हमारा अंडा फ्राई करने वाला चमचा होता है, ये वाला जी। इसी से फैला लूँ? इसी से फैला लीजिए और उसी में थोड़ा सा बटर भी डाल दें। बटर भी फैला लें ताकि हाँ साथ ही फैला लें ताकि ये थोड़ा सा टोस्ट अच्छा बटर हो। से सिकेगा, ये बटर से सिकेगा। अच्छा, दबा दें थोड़ा सा इसको। जब मैंने सेटिंग की है थोड़ा दबा दिया है और दबाने के बाद ही मैं इसको उठा के माविश आप थोड़ा सा साइड पर हो तो मैं एक चीज़ दिखाना चाह रही थी। थोड़ा सा आंच बढ़ा लो। नहीं बढ़ाएं, अभी नहीं बढ़ाएं क्योंकि ये हमने स्लो फ्लेम पे पकाना है और मैं कुछ अभी ना ढाकें। देखिए, मैंने इस पे मोज़रेला चीज़ डाल दी है, ठीक है। ये मैंने, अब आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डालें। जो मैं टेक्निक बताने जा रही हूँ फ्राइंग पैन के लिए, ये आपने एक स्टील की कटोरी में एक पानी लेना है और पानी को आपने यहाँ साइड पे रख देना है। अब जब आप इसको ढकेंगे तो इसकी जो स्टीम है उससे जो है वो चीज़ आपकी ऊपर वाली पिघल जाएगी। तो जो हम ग्रिल का काम करते हैं अवन से, ठीक है, वो यहाँ पर अगर किसी के पास अवन नहीं है, वो कलर नहीं लाना चाह रहा है, अब इसकी पूरी स्टीम से ये ऊपर की चीज़ पिघल जाएगी, चीज़ पिघल जाएगी और नीचे कलर नीचे वाले हमारे इस चूल्हे के फ्लेम से आ जाएगा, नीचे से टोस्ट हो जाएगा, ऊपर से चीज़ पिघल बिल्कुल। अब मैंने यहाँ पे 2 स्लाइस रखने थे लेकिन अभी मैंने कहा मैं एक रख के दिखा दूँ, बाकी उनको मैं थोड़ा सा रेडी करूँगी क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है। आप घर में अगर करें तो 5 to 7 मिनट्स एटलीस्ट दें ताकि ये क्रिस्पी नीचे से टोस्ट निकले। और ज़्यादा अगर आप तेज़ आंच पे बनाएंगे, बटर है, बटर फ़ौरन जल जाता है तो आपका जो बेस है वो जल जाएगा और बच्चे जो हैं वो फिर बहुत नाराज़। तो ज़्यादा आसान, हाँ ज़्यादा आसान है कि अवन में बना लिया जाए। अवन में भी बना सकते हैं लेकिन माविश हर एक के पास अवन की सहूलत होती नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये तरीका सिखाया। और हर वक्त आपका दिल भी नहीं चाह रहा होता कि अवन को पहले प्री हीट करो, ये क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा फ्राइंग पैन्स और फ्रेंडली हैं ना हम लोग ये वाली चीज़ों के, हमें लगता है कि ये ज़्यादा आसान है भी, आसान है अवन जलाना भी नहीं पड़ता। हाँ, और अगर क्या मेरे ज़हन में आ रहा था कि अगर मैं दूसरा टोस्ट इसके ऊपर रखूं, एक साइड से सेकूं, फिर उस पूरे टोस्ट को उलट कर दूं तो उससे बड़ा अच्छा, उससे पूरी सैंडविच बन जाएगा वो आपका। ये ओपन फेस सैंडविच कहलाते हैं, ठीक है। और मैंने इसका नाम ज़रा सिंपल ही रखा कि वरना फिर ये हो जाता ओपन फेस सैंडविच। अब एक
वो आ जाता। तो उसको हमने सिंपल रहने दिया। आप बिल्कुल उसको डबल करें, बट इसमें जितना ज़्यादा चीज़ और कॉर्न्स होंगे उतना अच्छा लगेगा। एक चीज़ मैं और आप लोगों को यहाँ ऐड कर देती हूँ, इसमें अगर किसी ने चिकन डालनी है तो वो चिकन ना यूज़ करे, बल्कि सॉसेज को छोटा छोटा काट के अच्छी कंपनी का सॉसेज ले, ठीक है, उसको ऐड करें, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर कोई बच्चा खाली या बड़े नहीं खाना चाह रहे हैं वेजिटेबल के ऑप्शंस, तो आप उसको मशरूम के साथ, चिकन के साथ, और आखिर में आप ये जो हरा धनिया है वो स्प्रिंकल हम करेंगे, तो कुछ हमने मिला कुटी मिर्च को भी हल्का सा डाल सकते हैं, चीज़ के ऊपर बड़ी खूबसूरत लगती है। बिल्कुल आप डाल सकती हैं, पेपरिका पाउडर। बल्कि मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, वो तो इसमें अभी मैंने सारी मिला दी। आप जो बटर बनाए ना, बटर के अंदर आप कुटी लाल मिर्च करें, मैंने आपकी वजह से नहीं मिक्स शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपको बहुत मेरी हालत ज़्यादा, हाँ जी, इसीलिए तो मुझे आपका एहसास था। वरना यूजली मैं गार्लिक बटर जो बनाती हूँ वो मैं क्रश गार्लिक बटर और ये जो है ये मेरे घर में बना रहता है, और हम हर सैंडविच पे इसको लगा के टोस्ट करते हैं, चाहे वो होगीज बनो या सबवे वाला जो स्टाइल होता है। और आप घर में यूज़ करके देखिएगा, आप देखिएगा खाली टोस्ट इतना मज़े का लगता है उससे। तो ये एक गार्लिक बटर से ना, गार्लिक बटर विद क्रश चिलीज आप उसको ऐड कर दें, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और, क्या हमारे पास टाइम है तो मैं एक और बनाना कर दूं? नहीं, अब आप ये ब्रेक में करें। ठीक है, सही है, मैं ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि हमारी दूसरी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आप ब्रेक पे चली जाइए और फिर बाकी मैं प्रिपेयर कर। ठीक है, अच्छा जी, मैं अब ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है आप उनको पहले भी देख चुके हैं हमारे शो पे, और हम बात करेंगे सेमी परमानेंट मेकअप की। वो क्या होता है आप जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, आपने कहीं नहीं जाना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी हम बात कर रहे थे ऑफ एयर डॉक्टर साहिबा के साथ, तो यही बात हो रही थी, जो अदाकार होते हैं ये हम कहते हैं यार ये नेचुरली कितने खूबसूरत हैं, और अक्सर आपने देखा होगा कि आपने किसी अदाकार को आपने देखा उसके ऊपर एयरपोर्ट पे और स्किन इतनी ग्लो कर रही है, होंठ पिंक, चीक जो है नेचुरली पिंक, और हम इतने इम्प्रेस हो रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि यार ये कितना हसीन है ये। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है, हम कहते हैं यार ये जब नई नई टीवी पे आई थी तो ये बड़ी अजीब सी थी, अब तो क्या कमाल लगने लगी है। ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी ट्रीटमेंट्स, लेकिन एक और चीज़ है जो कि एडिशनली ये लोग करवाते हैं, वो होता है सेमी परमानेंट मेकअप। ऐसा मेकअप जो स्किन के ऊपर लगने के बाद फेस वॉश करने पर भी नहीं उतरता। हम उससे बात करेंगे कि सेमी परमानेंट मेकअप क्या होता है, क्या इसके कोई नुकसानात हैं, नहीं हैं, कितनी मुख्तलिफ तरह का सेमी परमानेंट मेकअप होता है, और इससे क्या क्या अपने शक्ल के फ्लॉज छुपाए जा सकते हैं, किस तरह खूबसूरती को इन्हांस किया जा सकता है। मैं आपको मिलवा रही हूँ डॉक्टर गजाला जीवानी से, जो एस्थेटिशियन है, मेडिकल डॉक्टर हैं, तो हम इनसे भी जानेंगे कि सेमी परमानेंट मेकअप क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी महविश? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गजाला, अभी जो हम बात कर रहे थे, अक्सर एयरपोर्ट लोग बड़ा हसीन होता है सारे अदाकारों का, और अगर आप किसी सेलिब्रिटी को किसी भी दावत में या कहीं भी देखें, हम कहते हैं यार क्या चमकती हुई स्किन है, या रेस्टोरेंट्स में हम कहते हैं मुंह धुला हुआ था मगर इतने खूबसूरत, बिल्कुल सुर्ख सफ़ेद। तो एक तो सफ़ेद होने के तो टीके और ड्रिपें लग रही हैं। सेमी परमानेंट मेकअप क्या होता है? सेमी परमानेंट मेकअप एक पिगमेंट है जो हम आपकी स्किन के ऊपर लगाते हैं। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट आया था सेमी परमानेंट मेकअप का, ये उन लोगों के लिए था जो किसी भी मेडिकल इलनेस की वजह से जिनकी स्किन ख़राब हुई थी, जैसे बर्न्स विक्टिम थे, या जो है वो किसी की बहुत सीवियर किस्म की सर्जरी हुई है, एक्सीडेंटल फैक्टर्स हुए हैं, उसमें किसी की स्किन डैमेज हो गई है, और कीमोथेरेपी के बाद जिनको कैंसर हुआ है, और कीमोथेरेपी के बाद जिनके आईब्रोज गायब हो गए हैं, जिनके आईलैशेस चले गए हैं, या उनके हेयर्स की में कहीं कहीं जो है वो बॉल्डनेस आ गई है, तो वो सारी चीज़ों के लिए सेमी परमानेंट मेकअप को इंट्रोड्यूस किया गया था। मगर अब जो है वो ये खूबसूरती को अब जो है वो लोगों ने इसको अलग तरीके से लेना शुरू कर दिया, यू नो। एक आम 16 साल का बच्चा भी आ जाता है आपके पास जिनको नया नया एक्ने आना शुरू होता है, और ये सारा प्यूबर्टी के बाद वो आ जाता है। फिर हमारी मॉडल्स भी आ जाती हैं, हमारे जो मीडिया पे लोग काम कर रहे होते हैं उनको भी चाहिए होता है, जिनकी नई नई शादी हुई है। आसान भी होता है ना, देखिए आपने सेमी परमानेंट मेकअप करवा लिया, अब आपको जरूरत नहीं है कोई स्किन के ऊपर कोई टॉक्सिक कोई चीज लगाने की। सबसे बड़ी बात ये है इसकी, क्योंकि जिंदगी आसान
करने की कोशिश की गई है। लोग जिनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि मुझे आईब्रो पेंसिल लगाना है, ठीक है, और मुझे अपने आईब्रोज बनाने हैं, मुझे आईलाइनर लगाना है, या मुझे काजल लुक देना है, या मुझे मस्कारा लगाना है, या मुझे लिपस्टिक लगानी है, या मुझे मेकअप करके बाहर निकलना है, तो लोग अब आसान कर दिया गया है एस्थेटिक में। एस्थेटिक बेसिकली चीज ही आसानी का नाम है कि आपके लिए हर चीज बहुत आसान कर दी गई है कि आप सुबह उठें, मुंह धोएं, रेडी टू गो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सुना है कि मुख्तलिफ किस्म का सेमी परमानेंट मेकअप होता है? जी, डिपेंड करता है आपको किस तरह की क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है या पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पेशेंट मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि ये बेसिकली जो है वो इलनेस के बाद जो स्किन हमारी ट्रॉमाटाइज हुई उसके लिए बेसिकली निकाला गया था, तो इसलिए मैं उसे पेशेंट कहूँगी। सही, ठीक है। मगर ये कि जाहिर लोग ऐसे भी आते हैं जो हमें कहते हैं कि हमें करना है, जिनकी शादी हो रही है या कोई भी इवेंट है उसके लिए, या वो शूट पे लॉन्गर टाइम के लिए जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा वो रहता है। लास्टिंग ये रहता है। हाँ, मैं लास्टिंग की बात कर रही थी। लास्टिंग डिपेंड करता है। अब जो पिगमेंट तो बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है क्योंकि एस्थेटिक में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो पिगमेंट तो बहुत बेहतरीन किस्म का, मगर वो आपके लाइफस्टाइल पे और आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लाइफस्टाइल है और किस तरह का एनवायरनमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने आपके आईब्रोज को ठीक किया है, that is called microblading. yes, microblading. Okay, it's also part of semi permanent yes, makeup. हाँ, अगर हमने आपके आईब्रोज को किया है तो आपके आईब्रोज जो है वो 8 to 10 years तक जो है वो कॉन्स्टेंटली एक ही शेप में रह सकते हैं, उसकी पिगमेंट खराब भी नहीं हो सकती। Really? मगर यहीं पर अगर आप अपने लिप की तरफ आ जाइए, क्योंकि डार्क लिप्स जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं इसके डार्क लिप्स के, तो आप जब उसको पिगमेंट दे रहे होते हैं तो वो 6 to 1 year तक, 6 month to 1 year तक रह सकता है। सही, ठीक है। उसके बाद आपको मेंटेनेंस डोज उसका लेना ही पड़ता है। जितने भी फेस पे भी फाउंडेशन लगता है सेमी परमानेंट? जी बिल्कुल। अगर कोई स्कारिंग है, हाँ, कोई उसके लिए पिगमेंटेशन है। जी जी, पिगमेंटेशन के पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट होता है जब हम उसको एक फाउंडेशन लुक देते हैं स्किन को, बहुत खूबसूरत सा एक रिजल्ट आ जाता है और उसकी लास्टिंग भी जो है वो 6 month to 1 year तक रहती है। सही है। इसके अलावा आपके आईलैशेस हो गए, जिसके आईलैश एक्सटेंशन। यस, हाँ, आईलैश एक्सटेंशन भी होते हैं और आईलैश कर्व्स भी होते हैं कि आप कर्व करवा लें, जैसे एक मस्कारा लुक आ गया। वो परमानेंट, मतलब परमानेंट नहीं होता है आईलैशेस, और ये गिर नहीं जाएंगे आईलैशेस? नहीं, वो लगा के नहीं गिरती हैं। आप अगर ख्याल रखें, ठीक है, हर चीज की मेंटेनेंस होती है। अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। अगर नहीं, ठीक है, तो फिर जाहिर है आपकी चीजें खराब हो सकती हैं। क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर जो है वो लैश नहीं लगाया जाता है, आपकी आई लैश के ऊपर लैश लगाया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो आपको ख्याल रखना है और उसकी मेंटेनेंस धोने से, आंख मलने से निकल जाएगी, हो जाता है। कुछ लोगों को इरिटेशन भी हो जाती है, इन्फेक्शन भी हो जाता है, मगर वही बात है कि आप प्लीज एक क्वालिफाइड एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाएं, एस्थेटिशियन के पास ना जाएं। एक डॉक्टर हो और साथ में क्वालिफाइड, बिल्कुल, क्योंकि उसको उसकी बॉडी का एनाटॉमी का पता है। एग्जैक्टली, ठीक है, और वो आपको देखकर बता सकते हैं। यू नो, जब हम स्किन को टच करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है आपको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, और वो आपका एक्सपीरियंस होता है। बाकी हम जाहिर है मतलब सालों की प्रैक्टिस है। गूगल से आप जो है ना वो एक डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है और बहुत कुछ करना पड़ता है। अच्छा, कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं? साइड इफेक्ट्स देखिए अभी तक नहीं आई हैं। ठीक है, उसके क्योंकि ये तो समझे आप कोई टॉक्सिक अगर केमिकल या कोई ऐसी चीज़ आप अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, तो वैसे ही कहते हैं कि अगर आप जो हमारे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं ना, ये सारे परफ्यूम्स हो गए, ये तो हम अपनी स्किन के अंदर डाल रहे हैं। देखिए, इन्फेक्शन और जितने भी अल्लाह ना करे कोई हैपन्स अगर हो रहे हैं तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी मिसहैंडलिंग। ठीक है, जो निडल आप यूज कर रहे हैं वो निडल स्टरलाइज नहीं है, आप जो ब्लेड्स यूज कर रहे हैं वो स्टरलाइज नहीं है, आपका एटमॉस्फेयर स्टरलाइज नहीं है, लोग तो ग्लव्स तक पहनते नहीं है। ठीक है, बगैर माहौल स्टरलाइज नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है, ये सारी चीजें फिर इन्फेक्शन कॉज करेंगी। ठीक है, ये सिर्फ एस्थेटिक में नहीं है, एक आम
जिंदगी में भी हम किसी भी चीज़ को हम यहाँ हाथ लगा देते हैं, वहाँ हाथ लगा देते हैं, उसके बाद हम खाना भी खा लेते हैं। यू नो कितने तो मैंने ऐसे लोगों को वॉशरूम से निकलने के बाद हैंड वॉश नहीं हाथ नहीं करना, धोते, हाँ। ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम करेंगी, आपको मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है, Right, ठीक है। एस्थेटिक एक बहुत इजी थिंग है, इजी थिंग मतलब आपकी लाइफ को बहुत इजी बना देती है। अच्छी चीज़ है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है एस्थेटिक में। हाँ, यू एंजॉय एस्थेटिक। यस, हाँ, ठीक है। तो बहुत मतलब Right. मैं कहती हूँ कि ये बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या प्रोसीजर है? अब आपको फर्ज करें लिप पेटेंट करवाना है, करते क्या है आप लोग? इसकी पहले तो हम नमिंग करते हैं बहुत अच्छे से, फिर मॉइस्चराइज क्या करते ऐसा हैं। भी होता है कि आप पूछते हैं उससे, जैसे अगर किसी के बहुत पतले लिप्स हैं जी। तो आपके आउटर लाइन के साथ ये सब पॉसिबल है? देखिए, सबसे पहले मेजरिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आप मेजर करेंगे और फिर क्लाइंट की मर्जी से आप उनको तो क्या उस पहले तरीके आप से खुद लाइन बनाते पहले हैं, उसको लाइन फिर ड्रॉज draw? करनी होती है, फिर मेजरमेंट होती है, क्योंकि किसी का फेस एसिमेट्रिक होता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर उनको शेप ज्यादातर एसिमेट्रिक ही होते हैं ना। अगर हम ऐसे करके बीच से लाइन खींचें तो एक लिप गिरा हुआ है, एक असल में हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा सोने का तरीका, जिस उल्टे करवट उल्टे लेट हम जाना है, ठीक है, इस करवट पे सोना है, उस करवट पे सोना और है, हम तो जिस left करवट side सोते हैं वहाँ पे हमारे नेजियल Exactly, लेवल बिल्कुल। फोल्ड भी आ fold जाता भी है। आ I know, जाता है, I ठीक know, है। I और know। वो एज के साथ एक आता गाल चिपक जाता है, एक गाल है, वो एज के साथ आता है, वो एज के साथ इस वक्त आएगा जब आपके कोलेजन और इलास्टिन तो खत्म आप हो जिस रहा होगा। करवट सो रहे हैं वो गाल दबना शुरू हो जाएगा। हाँ, वरना आप देखें 15-16 साल के बच्चे को ऑफ ऐसा नहीं कोर्स होता। उनके पास हाँ। तो आप ये कह रही हैं पहले नमिंग क्रीम लगाई? हाँ, पहले मॉइस्चराइज किया जाता है बहुत अच्छे से, नमिंग क्रीम यूज किया जाता है, फिर उसके बाद पिगमेंट सेलेक्ट किया जाता है, फिर उसके वो बाद कोई जो भी है कलर सेलेक्ट कर सकता है? हाँ बिल्कुल, द कलर दैट सूट्स योर स्किन टाइप। यस, हाँ, मगर मोस्टली लोगों को पिंक कलर ही अच्छा लगता है, क्योंकि नेचुरल तो pink। हमारा पिंक होता है, ठीक है, और पिंक कलर ही अच्छा लगता है। फिर क्या करते हैं आप लोग? फिर उसके बाद हम एक Needle है? निडल्स होती हैं, ठीक है, Tattoo उसको की तरह? टैटू निडल्स, Tattoo ठीक है, needle, ये एक टैटूइंग थिंग है। सही, और जिस तरह इसमें- tattoo colour जी, डालता है जी, skin बस के इस अंदर। तरह से हम जो है वो कर लेते हैं, और कम से कम 3 सेटिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट सेटिंग में रिजल्ट नहीं आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेशन के बाद आप गुड टू गो हो जाते हैं। और ये Is it 7 to 10 painful? डेज में हाँ थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होती है, लिप में सूज ज्यादा होती है। जाता है? हाँ, इतनी सुइयां ओवरऑल जाएंगी? पूरी बॉडी के अलावा सबसे सेंसिटिव एरिया हमारे लिप होता है, जिसको ठीक होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, और वो स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन थोड़ा अरसा रहती है। आईब्रोज और बाकी आपके फेस की 2 डेज में 48 आवर्स Settle हो में आप जाता है। सेटल हो जाते हैं आप, ठीक है, बट बाकी लिप्स जो है वो बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। सही। अच्छा, अब आप जो बाकी पिगमेंटेशन है, क्या ब्लश ऑन भी लग सकता है? जी, जी, बिल्कुल, और ये blush on भी भी लग इसका भी यही तरीका है कि आप पूरे फेस को नम करते हैं हाँ। और फिर स्टार्ट हो जाते हैं खुदाई करना? बिल्कुल, खुदाई करना, इसको मेसोथेरेपी भी कह सकते हैं, अच्छा, माइक्रोब्लेडिंग भी कहते हैं। और माइक्रोब्लेडिंग में तो आप माइक्रोब्लेडिंग आईब्रोज के लिए होती है, और Right. आईलाइनर के लिए भी यूज होता है। आईलाइनर तो बहुत सेंसिटिव हो गया। हाँ। हाउ डू यू मैनेज दैट? नो, इट्स सो मतलब आप टैटूइंग पेन के जरिए ही आंख होता में है लग वो गया तो सारा। ऐसा ठक 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 तो वो तो करते फिर इसीलिए तो मैंने कहा कि ये हाँ। जो काम एस्थेटिक फिजिशियन के हैं उन्हीं के पास जाना चाहिए। अच्छा, मेंटेनेंस क्या है इसकी? फॉर इंस्टेंस, चले मैं बहुत एक्साइटमेंट में आपके पास आई, मैंने कहा लिप्स को जो है ना लिपस्टिक लगा दीजिए ताकि मुझे रोज रोज सुबह ना लगानी पड़े। तो इसके बाद कितने दिन तक वो रहेगा? 6 to जैसे आप 1 बार बार year, 6 मेंटेनेंस month to 1 कह year। रही हैं, हाँ, तो क्या चीज आप मेंटेन करते हैं फिर? मेंटेनेंस में यही होता है, आप बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखिए। दूसरी बात, मैं हमेशा ये कहती भी हूँ पेशेंट से भी कि जो आपके अंदर है वही आपकी स्किन बाहर लेकर आती है, तो आप अपने अंदर को अच्छा रखिए, पानी पिए, अच्छे से मल्टीविटामिन सोचें। यूज करें, अच्छा सोचें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। shows on your skin. एग्जैक्टली, Yeah, ठीक है। और क्योंकि हम अपने आप को लेके बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं ना, जब हम आईने के सामने खड़े रहते हैं तो पता नहीं न जाने क्या क्या निकाल स्ट्रेस भी शो करता है हमारे फेस पे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, stress भी show- एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल गलत हो गया, अब आपने लिप कर रहे थे, यहाँ हो गया, यहाँ रेड हो गया, हाँ। कोई है इसका सोल्यूशन या अब आप वो इंतजार? रिमूव हो जाता है, वो हो आहिस्ता जाता आहिस्ता है? करके खुद फेड अवे हो जाएगा, उसका कोई इतना issue कैसे फेड अवे होगा? नहीं। आप
जो पिगमेंट हम यूज करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि वो लास्टिंग नहीं होता है। जैसे Lasting आपने in the कहा कि sense आईब्रो कराएंगे तो इट कैन लास्ट हाँ, फॉर years, 8 to लेकिन 10 अगर years। आपने आईब्रो करवाई और वो आपको लगा कि यार ये क्या मैं लग रही हूँ, हाँ। तो फिर इंतजार करना है कई साल? नहीं, इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उसके रिमूवर्स आते हैं अलग से, ठीक है, वो भी हम यूज कर सकते हैं, उससे लाइट हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता करके वो भी खत्म हो जाता है। सही। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? क्योंकि मैंने तो, मेरे जो दिमाग में सवालात थे मैंने पूछ लिया। हाँ, मैं सिर्फ ये एक चीज़ कहना चाहती हूँ महविश, जैसे आप हैं और बहुत खूबसूरत है, ठीक है, तो वो कोशिश करें कि अपने आप को इतना ज़्यादा एस्थेटिक की तरफ ना जाए, या कॉस्मेटिक चीज़ों की तरफ ना जाए, ठीक है। आप अपनी दुकान बंद कर दी आपने? नहीं, मुझे दुकान बंद करने के ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लोगों के मिसकंसेप्शन पे प्रॉब्लम है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, आपकी बॉडी बहुत कीमती है, अपने आप को अंदर से जितना आप हेल्दी रखेंगे वो बाहर नज़र आएगा। जब हमारी एज हो जाती है तो हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं, जो कि और natural सबसे है। पहले हमारी स्किन के ऊपर आती है। उस स्किन को अच्छा करने के लिए आप अपना लाइफस्टाइल चेंज सही। कीजिए, वॉक करें, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था ये सारी चीज़ों के पानी लिए कि पिएं, पानी walk पिएं, करें। वॉक करें, एक्सरसाइज करें। इसके अलावा जो है वो आप अपने आप को कोल्ड या हॉट थेरेपी दें, बस ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अच्छा, कोल्ड थेरेपी से आखिरी सवाल है, ये जो एक फेस का कोल्ड बाथ लेते हैं, जी। हाउ इफेक्टिव इज दैट? वेरी नाइस, इतना जबरदस्त इसका रिजल्ट होता क्या है। रिजल्ट है आप इसका? मतलब आप किसी या आप भी- आइसिंग ही कर लें आप तो? आइसिंग कर लीजिए, आपको क्या help आइसिंग करता है से वो? एक लेजर ट्रीटमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आइसिंग जो है वो आपकी स्किन पे जाके ब्लड सर्कुलेशन को इतना तेज कर देता है कि वो नॉर्मल इतना तेज तो होता नहीं। एक्ने भी कंट्रोल हो जाती है? एग्जैक्टली, बिल्कुल, Right, एवरीथिंग। मैं ये कहती हूँ जो अक्सर लेजर करवाने के लिए, हेयर रिमूवल के लिए जाते हैं, तो मैं कहती हूँ प्लीज आप आइसिंग करें, आइसिंग से बाल कम होंगे? खत्म हो जाएंगे वो। खत्म हो जाएंगे? Seriously. ओह वाह। और मैं एक और चीज यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ, सेमी परमानेंट मेकअप में जो हमारी बॉल्डनेस होती है उसमें भी इस्तेमाल होता है। जो बॉल पैचेस आ जाते हैं बुढ़ापे में, वहाँ पर भी आप एक कॉस्मेटिक लुक दे सकते राइट। मतलब आपका वो जो मेकअप है वो अगले दिन धोने पे उतरेगा नहीं? हैं। नहीं उतरेगा, हाँ, जो आपने बिल्कुल मेकअप कर नहीं लिया है। उतरेगा। Years और and years रहता है। कितना महंगा है ये? महंगा है महंगा क्योंकि है? पिगमेंट्स महंगी होती हैं, और आपकी एफर्ट जो आप Of कर रहे हैं। course, आपका time लग रहा है। क्योंकि आवर्स एंड आवर्स लगते हैं। आप आराम से, और स्पेशली अगर आप आईज के ऊपर कुछ हाँ, कर रहे हैं या बहुत- बैठ के लिप पूरा बिल्कुल। भर रहे हैं, एक आई लैश एक्सटेंशन लगाने में जो है वो आपके 2 आवर्स लग जाते हैं, है ना। है महंगा लेकिन लंबा। लंबा चलता है, बहुत अच्छा, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा। राइट राइट। मुझे ऐसा लगता है कि हम बड़े अच्छे दौर में बूढ़े हो रहे हैं कि बहुत कुछ है बचाने के लिए। पहले वाली खवातीन, अच्छा पहले इतना कॉन्शियसनेस भी नहीं थे, अब हम कॉन्शियस हो गए हैं तो ज़्यादा चीज़ें बिक रही हैं। थैंक यू सो मच गजाला फॉर दिस लवली कॉन्वर्सेशन। और इतनी सारी बातों के बाद तो मैं भी अब सोच रही हूँ गजाला कि कहूँ गजाला ये वाला जो मेकअप मैंने किया हुआ है परमानेंट कर दो, ताकि सुबह मेरी को मसला ही नहीं है, बच्चे ड्रॉप किए और यहाँ पर आ गई। अभी तो मेकअप में कम से कम 15-20 मिनट तो कहीं नहीं जाते। अच्छा जी, हम ले रहे हैं एक ब्रेक। आपको भी यकीनन गजाला की बातों से आप बड़े महजूज हुए होंगे और आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ अच्छा ये चीज़ करा लेती हूँ। पता है होता ही है, मैं जिस डॉक्टर के साथ बैठती हूँ मुझे लगता है ये वाला काम मैंने करवा लेना चाहिए, ये वाली बीमारी मेरे अंदर है। आप किसी भी बीमारी के बारे में सुनेंगे तो आपको लगेगा मुझे हो गई है, और किसी भी सोल्यूशन के बारे में सुनेंगे तो आपको लगेगा अभी जाके मैं सोल्यूशन लूँ। मगर इंसान की ना गोल्डफिश मेमोरी होती है, अगले दिन सुबह उठते हैं पूरे रीसेट हो चुके होते हैं, वही ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जो हमारी इतने दिनों से है। बहरहाल मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद क्या होने वाला है वो अभी आप जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद है एक कपल, और उनको क्यों बुलाया है वो भी आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ ना बड़ा ट्रेंड है कि हम जितने भी पैसे हों और जितने नहीं भी हों उधार लेके भी शादी में हमें स्पेंड करने होते हैं, क्योंकि हमें शायद बताना होता है सारी दुनिया को कि हम कितना अच्छी तरह अपने बच्चे की शादी कर सकते हैं, कैसे हम खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं। दूसरी मजबूरी है कि पता नहीं क्यों जब हम रिश्ता तय करते हैं तो हम अगर दूल्हे वाले हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि दुल्हन वाले कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो देंगे, और इसी तरह दुल्हन वालों को खामखा का एक स्ट्रेस होता है कि अगर हमने बहुत पैसा अपनी बेटी की शादी पे नहीं किया तो शायद मेरी बच्ची को ताने पड़ेंगे ससुराल में। मैं आपको यकीन से बताऊं, आप चाहे रोल्स रॉयस खड़ी कर दें घर के सामने या हीरों से नवाज दें,
ससुराल वालों को, अगर ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोगों से मुराद ये है कि अगर वो इज़्ज़त करने वाले लोग नहीं हैं तो आपकी बेटी को तो भी ताने दे रहे होंगे। चीज़ें, बहुत बड़ी शादियाँ, बहुत सारी रसूमात हम किसी भी वजह से कहें, लेकिन उसकी गारंटी कभी नहीं होती, मतलब वो कभी भी ये इस बात की गारंटी नहीं होती कि आपके बच्चे खुश रहेंगे उस शादी में। मैं पर्सनली शादियों को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शादी एक बहुत पर्सनल इवेंट है और इसमें आपको कोई मेला लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई हज़ारों लोग बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इट शुड बी वेरी प्राइवेट इवेंट, खूबसूरत सा छोटा सा इवेंट होना चाहिए, सब करीबी लोग उसमें शरीक होने चाहिए और उसको जितनी सादगी से करें, बाकी सारा पैसा आप कहीं और उड़ाएं, लगाएं, जो करना है करें। तो मेरे साथ एक कपल मौजूद है जिन्होंने अपनी शादी बाय चॉइस बहुत सिंपलिसिटी से की। बाय चॉइस मैंने इसलिए ज़ोर दिया कि अक्सर लोगों के पास तो पैसे ही नहीं होते, चाहे वो भी फिर भी कर्जा मांग के कर लेते हैं, लेकिन इनके पास पैसे थे, ये बड़े सेटल्ड फैमिली से थे, येट दे चूज़ टू मैरी बहुत सादगी से। तो मैंने आज इनको इन्वाइट किया और हम आज इसी बात पे कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं कि सादा शादियाँ क्या की जा सकती हैं, क्या लोग बातें बनाते हैं, हो हाय उन्होंने अपनी बेटी की शादी पर पैसे ही नहीं खर्च किए, या फिर सादी शादी करके इनको कितनी नफलों का सवाब मिला। तो मैं आपको मिलवाती हूँ एक बड़े अच्छे से यंग से कपल से और जानते कि उन्होंने शादी क्योंकि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? हमना जी और मुनीब जी। ओह शुक्र, इस इम्तिहान में पास हो गए, मैं नाम भूल जाती हूँ। अच्छा भाई, पहले तो बताएं सब खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप आज कोऑर्डिनेटेड तैयार हो गए है ना? हमना ने कल मुझे बताया था कि हम कोऑर्डिनेशन से तैयार होंगे। यू गाइस आर लुकिंग लवली माशाल्लाह। अच्छा जी, हमना आप दोनों की अरेंज्ड मैरिज है जी और वो भी आपने बताया कि स्कूल। जी इनकी जो कज़न है वो मेरे साथ स्कूल में सीनियर थी मेरी, तो इस तरह। पहले आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। हमना आप क्या हैं, क्या करती हैं, क्या पढ़ा हुआ है? मैंने IBA से BBA किया है, उसके बाद मैंने मीज़ान बैंक हेड ऑफिस में 3 साल काम किया था और उसके बाद में मैंने MBA में एडमिशन लिया था IBA से और मेरा अभी दिसंबर में ही कंप्लीट हुआ है। अच्छा माशाल्लाह। क्या मेजर था? क्या मेरा मेजर इस वक्त बिजनेस एनालिटिक्स था। अच्छा हाँ जी। ज़बरदस्त। तो हाउ वाज इट टफ? स्लाइटली टफ बट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और तुमने सब ये शादी के बाद ख़त्म किया? मैंने MBA शादी के बाद 2 साल बाद ख़त्म किया। और बच्ची थी उस वक्त? बच्ची नहीं, प्रेगनेंसी थी, बच्ची उसके बाद हुई है। चलो, तो लास्ट सेमेस्टर पढ़ाई हो गई जी, ग्रेजुएशन हो गई जी। थी। ज़बरदस्त माशाल्लाह। जी मुनीब, अपने बारे में बताओ। जी मैंने मास्टर्स किया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में NID यूनिवर्सिटी से और मैं राइट नाउ साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ PwC में, एयर फर्ग्यूसन्स के नाम। ओके कूल कूल कूल, ज़बरदस्त। तो ये हो रहा है। अच्छा जी, आप दोनों ने जब शादी का फैसला किया तो ये जो आप लोगों ने सिंपल वेडिंग की, तो सिंपल वेडिंग करने का क्या रीज़न था? कौन बताएगा? पहले हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा? मैं बताती हूँ। सिंपल वेडिंग करने का पहला रीज़न तो रिलीजियस रीज़न ही था। हम दोनों का ये था कि भाई वो हदीस है कि जो सिंपल निकाह होता है उसमें सबसे ज़्यादा बरकत होती है, तो उसका था कि भाई ये हदीस ऑथेंटिक हदीस है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब आप सुन लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम तो कहते हैं ना जी वलीमा ग्रैंड होना चाहिए, और अभी जो हम बात कर रहे थे कि जी शादी एलानिया होनी चाहिए, गाने बजाने होने चाहिए उसमें, लेकिन हदीस ये है कि जितनी सादा शादी होगी उसमें सबसे ज़्यादा बरकत उसी निकाह में होगी। तो ये एक रीजन था, रिलीजियस रीजन। जी। दूसरा क्या था? पैसे नहीं थे? कमेटी नहीं खोली थी? नहीं थे, बल्कि इत्तेफाक है कि उससे पहले ही मैं टर्की अम्मी के साथ गई थी, अपने ही बोनस वगैरह से पैसे बहुत अरे वाह, पैसा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लेकिन ये था कि एक मैसेज जाना चाहिए था। अच्छा, ठीक ये है, डेलिब्रेट थी? जी, ये एक डेलिब्रेट था कि एक मैसेज जाना चाहिए सोसाइटी में कि निकाह को आसान बनाएं। और ये कि हमें आपकी इतनी जरूरत नहीं है, हमने आपके बगैर शादी कर ली, हमने थोड़े मेहमान बुलाए। मैसेज खानदान वालों के लिए था, आपको नहीं बुलाया हमने। नहीं उनको तो बुलाया था, लेकिन जैसे बहुत ग्रैंड नहीं किया और मस्जिद में बुला लिया। हमने सबको बुलाया लेकिन मस्जिद में बुलाया। जितने आ सकते हैं आ जाओ। हाँ, जितने आ सकते हैं। अच्छा, तो मस्जिद में निकाह था जी। और फिर वलीमा था। जी। तुमने कहा सब मुनीब पर डाले ना, हम क्यों करें? आम तौर पे मुनीब जी ससुराल वाले जब तक इसको सपोर्ट नहीं करें पॉसिबल नहीं बिल्कुल ऐसे ही है ना? तो तुम लोगों का तरफ से क्या इन लोगों ने कम्युनिकेट किया था कि हम सिंपल शादी करना चाहते हैं, या आप दोनों का somehow अल्लाह ने जोड़ी बना दी थी? हाँ नहीं, दोनों के आपस में जो है वो उन्होंने मशवरा भी किया था और यही डिसाइड हुआ था दोनों तरफ से कि हम इंशाल्लाह निकाह सादा करेंगे और रुखसती वहीं से होगी, मस्जिद से। हाँ, मस्जिद से। ये था कि साथ में ही अटैच जो है वो कम्युनिटी लॉन था, तो एक तरीके से हाई टी का इंतज़ाम किया हुआ था इन लोगों की तरफ से। तो फिर जो है आफ्टर नमाज मगरिब हम लोग फिर रुखसती कर ली, असर के बाद निकाह हुआ एंड देन वहाँ से रुखसती हो गई। इसमें कितना खर्च आया होगा अंदाज़ा? बहुत कम, मुझे रेंज नहीं याद। मतलब चंद हज़ार रुपए खर्च आया होगा? हज़ारों में ही आया होगा या लाखों में आ गया था? नहीं, लाखों में तो नहीं आता। थाउजेंड्स, क्योंकि हाई टी भी सिंपल ही होती है। लोग कितने थे? लोग हमारे अराउंड 400 होंगे।
मस्जिद में आ गए थे? कौन सी आ गए मस्जिद थे। थी? लेकिन हमने इनवाइट किया तो उसमें से कम ही आते हैं, आपको पता है। आधे लोग तो वैसे ही नहीं हाँ आते। ये ये भी था ना कि मेल एंड फीमेल दोनों की गैदरिंग थी ना, तो हमने और जो ये फीमेल से बाहर खानदान ही जी, आपका जी, करीबी दोस्त है बाप। जी बिल्कुल। अच्छा, सादा सादा करते करते भी 400 लोग हो जाते हैं, क्योंकि खानदान हमारे इतने बड़े होते हैं। माशाल्लाह। लेकिन ये था कि मस्जिद में शामिल होना सब, क्योंकि आपने जब मैसेज ही देना है तो मस्जिद में क्यों नहीं आ सकते सब? उसमें तो एक तरह से वो बड़ा ग्रैंड तो नहीं हो रहा ना। राइट राइट राइट। तो आप मस्जिद को, अच्छा ये भी था कि निकाह जो है वो मस्जिद में ही होना चाहिए। मस्जिद शुड बी द सेंटर प्लेस फॉर एनी मुस्लिम इवेंट। तो वो भी एक मैसेज हमें ये बहुत मस्जिद था। कहाँ लोकेटेड है? ये मस्जिद है बेंगलोर टाउन में, टीपू सुल्तान। राइट राइट तो राइट, वहाँ वहाँ से पे साथ में मसला, कम्युनिटी हाँ, हॉल है। हो गया बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ कि एंड यू वर प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप? या तो सेग्रीगेटेड था पूरा, सही से माशाल्लाह से हो गया था। सही सही सही। अच्छा, मस्जिद से आप रुखसत करा के ले गए, उससे पहले आपने कहीं पे और सादगी दिखाई कपड़ों में, कहीं और आप लोगों ने यू ट्राई टू कंट्रोल योर बजट? कपड़े कैसे थे? इसमें दोनों तरफ से मैं ये बात भी कहूँगी कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था। जब हमारा रिश्ता तय भी हुआ था तो इनके फादर और मेरे पेरेंट्स का हम ये था कि कोई लेन देन वगैरह नहीं करेंगे, जहेज? कोई जहेज नहीं होगा। जहेज नहीं दिया? नहीं। तो लड़की कुछ लेकर नहीं आई तुम्हारे यहाँ? तो रिश्तेदारों ने पूछा नहीं? नहीं ऐसे कुछ नहीं। तुमने अपना घर के फर्नीचर खुद दिया? बिल्कुल ऐसा ही मैं ऑसम। तो मेरा तो ख्याल है कि लड़कियों को भी समझना चाहिए कि जो आदमी अगर आपके लिए कमरा सेट ही नहीं कर सकता, इट मींस इज नॉट वेलकमिंग यू। आप खुद ही अपना बिस्तर लेके वहाँ पहुँच रहे हैं कि मैं आ जाऊँ आपके घर। उसूलन तो ये होना चाहिए ना, यू शुड सेट योर हाउस और यू शुड बी वेलकमिंग फॉर अ गर्ल। तो आपकी अम्मी का था, अम्मी अबू का था कि हम जहेज नहीं लेंगे? ऐसे ही दोनों तो का। भाई आपको तो फायदा हो गया। अब ये पूछूंगी कि जो पैसे बचाए हैं उनका क्या किया। तो हाउ डिड यू प्लान इट? मतलब आपने पहले खुद ही फर्नीचर खरीदा, मतलब हाउ, व्हाट वाज योर साइड प्लानिंग? उसकी प्लानिंग के हवाले से, फर्नीचर लेने के हवाले से, मतलब आप लोगों ने पहले गुफ्तगू की, आपने कहा जी हमें जहेज नहीं चाहिए? हाँ बिल्कुल वैसे ही है। पहले ही हमने ये इस पे कर लिया था। ये भी नहीं कि हम लोगों ने जो है वो फर्नीचर सिर्फ ये नहीं, बल्कि जो होता है ना कि बरी का होता है, अलग से रसूमात वगैरह होती हैं, उसको भी हमने कंडेम किया और मतलब कि वो हमने बिल्कुल भी नहीं करी हैं। और लड़के वाले अपने जो कपड़े वगैरह हैं वो अपने अपने साइड बनाएंगे, खुद बनाएंगे, और लड़की वाले ही करेंगे, क्योंकि वो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो रहती है, क्या कहते हैं कि आप लेके जा रहे हैं कि भाई बहुत फजूल है, मतलब आप अपनी चॉइस से ले लें, ज़्यादा बेहतर है। हाँ, कोई पूछा था एक दूसरे से कि मतलब आप लोगों ने खुद ही कहा था कि जो लड़की चाहे ले ले, जो पहन ले? हाँ वो ये है कि जो पहन ले, बस जो है कलर सिंक्रोनाइजेशन के लिए वो अलग बात है कि थीम मैच हो जाए। पैसे भी एक दूसरे को नहीं दिए उस काम के? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हाँ पैसे भी नहीं दिए। नाइस। तो इसमें आप बुरा नहीं माने के, और लोगों ने नहीं कहा कि लोग कुछ आए ही नहीं वहाँ से? कहने वाले कहते हैं, लेकिन आपको अपना पता होता है। लाइक मैं, मुझे लगा ज़्यादा सिंपल है। मैंने सोचा हुआ था कि मैंने शादी के कपड़े खरीदने नहीं हैं, तो मैंने रेंट पे ले लिया। और अरे वाह, तुमने कपड़े रेंट पे मैंने? जबरदस्त। क्योंकि जो मुझे याद है, जो मेरे शादी के जोड़े थे, दे वर वेरी एक्सपेंसिव, और वो सूटकेस में, और सूटकेस क्योंकि मेरी शादी सदियों पहले हुई थी तो वो तो वैसे भी काम भी खराब हो चुका है, वो किसी काबिल नहीं है, ना मैं दोबारा पहन सकती हूँ, ना मेरे बच्चियाँ पहनेंगे उसको। वन टाइम वेयर ही होता है। ऑब्वियस है कि अक्लमंदी ये है कि आप जो है उसको ऐसा रेंट जब आपके पास है अपॉर्चुनिटी है तो आप करें। ऑनलाइन कोई रेंटल ढूंढा था? क्या किया हाँ, था? एक बिजनेस है कराची में, वो मिल गया था इत्तेफाक से, तो फिर मैंने उनसे रेंट पे लिए 1 वीक के लिए। वो कितने का मिला? समझे अराउंड 30,000 में दोनों मिल गए थे मुझे। दोनों 30 दोनों मिल मिल गए गए थे, एंड दे वर ब्यूटीफुल। यस, मतलब वो ओरिजिनल ब्राइडल वेयर ही थे, वो बस मैंने रेंट पे लिए। ओरिजिनली होंगे जाहिर है, ब्राइडल। फेक ब्राइडल वेयर क्या होता है? नहीं, वो हल्के नहीं थे और पार्टी वेयर नहीं थे, वो ब्राइडल वेयर ही थे। लेकिन वो मैंने ले लिया और फिर मैंने उनको वापस कर दिया, और मुझे तो काफी सुकून रहा। मैंने कहा नो, बचाना नहीं। फिर अच्छा, मेरी अम्मी को फिर भी था कि अगर तुम एक दफा देखना चाहो तो घर में किया था मेकअप? नहीं, मेकअप मैंने करवाया था, लेकिन वो मैंने खुद ही किया था, मैं पेरेंट्स पे नहीं डालना था। हाँ, आप तो अमीर थी ना। लड़की भी कहीं बहुत नहीं, लेकिन ये था जरूर। ये भी आप हम जो डिस्कस कर रहे थे ना कि पेरेंट्स पे इतना वो नहीं आना चाहिए, मतलब कुछ तो आपका अपना भी जितना होना चाहिए, बल्कि हाँ आइडियली तो 100% होना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स की भी अपनी ख्वाहिश होती है। देखो, आइडियली तो 100% ये होना चाहिए कि इफ व्हाटएवर यू कैन अफोर्ड, यही इस्लाम है कि आप अफोर्ड क्या कर सकते हैं। हम जब अफोर्ड की बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि व्हाटएवर यू कैन अरेंज, व्हाटएवर यू कैन आस्क फॉर। अफोर्डेबिलिटी अगर आज मेरी 2000 रुपए की है, और यकीन करें 2000 रुपए में नहीं, निकाह खां ले लेगा 2000 5000 में हो जाएगी शादी। किस तरह आपने चलो 2000 निकाह खां को दे दी, 1000 की मिठाई ले ली,
कपड़े आप साफ निकाल के पहले, आपके किसी भी कपड़ों में निकाह हो सकता है, ये अलाउड है इस्लाम में, और अपनी आप खुशी से बिरयानी बांट दें, कुछ भी कर दें। हम क्यों नहीं करते, मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि हमें ना पूरी ज़िंदगी, एक तो हमने सर्टन शादी को फैंटेसाइज किया होता है हम, और जैसे जैसे हम पिक्चर्स देख रहे होते हैं आजकल, तो इंस्टाग्रामेबल वेडिंग्स बहुत हो गई हैं, और सारी शादी मुझे लगता है कि इसी सोच से की जा रही है कि इंस्टाग्राम पे पिक्चर जब अपलोड होंगी तो लोग कितना वाह वाह करेंगे। रियलिटी ये है कि असल खुशी आपकी शादी के बाद की होनी चाहिए। शादी वर्ड है, खुशी से निकला है कि शादमानी शादी, और हम अक्सर इतने स्ट्रेस में चले जाते हैं कि वो खुशी हमारी रहती नहीं, क्योंकि फिर हमें अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स भरने होते हैं, कर्जे लौटाने होते हैं। मुझे बताओ, जेवर खरीदा था? नहीं, जेवर भी नहीं खरीदा था। खुश हो आज? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इतने जो पैसे आपने बचा लिए आपने अपने उससे आपने किया क्या? हम 2 दफ़ा हमने ट्रैवलिंग किया, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रैवलिंग? नहीं, नेशनली किया, लेकिन हम 2 अलग-अलग जगह गए थे। अच्छा, हाँ, उसमें भी अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, तो लोकल में बिल्कुल। उसके अलावा हम दोनों का मास्टर्स था उस वक्त, तो हम दोनों ने उसके बाद कंप्लीट किया। हम दोनों को ऑलमोस्ट लाइक 1.5 से 2 साल लगे उसके बाद, तो हमने वो सेविंग करके रखी काफ़ी सारी, और फिर अभी आगे के लिए भी हम सेविंग करके रख लेते हैं। मुझे ये लगता है कि पर्सनली आप रियलिस्टिकली भी सोचो, तो बजाय इतने सारों को खाना खिलाने के, आप अपने ट्रैवलिंग के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस के लिए सेव करें ना। आप उस वक्त के एक दिन के लिए इतने पैसे क्यों लगाएं? और कभी भी, जो मैंने शुरू में कहा कि इतने जहेज दे के या जेवर दे के आपकी बेटी की खुशी की या बेटे की खुशी की कोई गारंटी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे इज द मेंटल कंपैटिबिलिटी। अगर दोनों तालीम याफ्ता हैं और आप एक दूसरे से कंपैटिबल हैं, तो आप रूखी सूखी में भी खुश रहता है, राइट? मुझे ये बताइए कि ये जो आप घर के बड़े थे दोनों जी, आपके जो बाकी बहन भाई हैं, उनकी शादियां भी इसी तरह हो रही हैं या होने वाली हैं, क्या सीन है? ऐसी ही हुई हैं, सबकी ऐसी हुई हैं? सबकी, मतलब अभी जितनी की हुई हैं वैसी हुई हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। भाई कोई अगर चाह रहा हो कि जहेज नहीं ले तो उनके खानदान से राब्ता कीजिए, लोग जहेज नहीं लेते हैं। आपके घर में और किसी की हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे बाद अभी भाई हैं, तो वो तुम्हारा तो जैकपॉट लग गया, तुम्हें अपने लाइक माइंडेड लोग मिल गए। हाँ। बाकी भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आप सोच रहे होते हैं, अल्लाह ताला आपको उसी तरह के लोगों से मिलाता है। ये नहीं होता कि आप जो है वो, आप तो चाह रहे थे, देखो दिल से तो कोई भी नहीं चाहता जहेज देना, क्योंकि इट्स सच अ बर्डन फॉर फैमिली, लेकिन किसी एक शख्स ने ज़रूर हिम्मत करनी पड़ती है। आपकी जो सिंपल वेडिंग थी, क्या वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनी? क्या किसी ने आपका ट्रेंड फॉलो किया? जी, किया। कुछ फ्रेंड्स ने किया, कुछ फ्रेंड्स ने मुझसे कांटेक्ट भी किया चीज़ों के बारे में पूछने के लिए कि किस तरह से मैनेज किया था, और काफ़ी लोग इंस्पायर भी हुए थे कि हमने आज तक इस तरह की वेडिंग नहीं देखी, किस तरह भी किया जा सकता है। और ख़ासतौर पर जो लेन देन वाली चीज़ थी ना, वो बहुत रेयर थी। लाइक लोगों ने मुझसे बहुत पूछा, अच्छा कपड़े भी एक्सचेंज नहीं हुए, अच्छा इस तरह से, अच्छा जहेज भी नहीं लिया, अच्छा फर्नीचर भी उन्होंने खुद किया। तो ये वाली चीज़ भी काफ़ी लोगों ने फिर कहा कि ये अच्छी लगी। बर्तन कुछ तुम कुछ भी नहीं ले गई? तो अपने कपड़े ले गई थी? हाँ, लेकिन वो भी नए नहीं, इसकी टी शर्ट पहनी नहीं, अपना लेके गई थी थोड़ा सा। अच्छा, वो भी तुमने कोई एक्स्ट्रा? अगर मैं पूछूं अंदाजन क्या खर्चा आया होगा आपकी शादी में? ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ का देखना। नहीं, अलग अलग पूछ रही हूँ। जैसे मुझे याद है बीबी के, मेरी बहुत साल पहले शादी हुई थी, मगर लाखों का खर्चा था, क्योंकि सभी कुछ हुआ था। तो वो एक घर में डिस्कशन हो रहा होता है ना, कितने लाख खर्च हो गए। कोई इस तरह की बात कभी सुनी हो कि नहीं? या कोई तुम IBA से पढ़ा है, कुछ आइडिया है कितना खर्चा आया होगा? लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में हो गई होगी शादी? हाँ, पूरी बिल्कुल पूरी निमट गए होंगे सब कुछ। तुम्हारी तरफ भी यही हालात? तुमने तो फर्नीचर लिया था यार। ये है कि फर्नीचर भी क्या, मतलब किस पे सुला रहा था? 4 बाई और पाई ले ली? मैं ऑब्वियस है थोड़ा ज़्यादा ही हुआ, लेकिन ये है कि फर्नीचर का मैंने अरेंज कर लिया। वो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है ना, लाइफ टाइम। बिल्कुल ऑब्वियस है। हाँ। बाकी जो है फादर की तरफ से वलीमे का इनविटेशन वगैरह हुआ, जितनी भी अब्बा जान ने खर्चा किया। हाँ, लेकिन इनके 2 भाइयों का साथ ही हुआ नहीं, मेरे साथ देखो दूसरा भाई भी था। तो वलीमा कंबाइन था। फोटोग्राफी हुई थोड़ी सी, लाइक मैंने अपनी दोस्त से कह दिया था बस। राइट। तो एनीथिंग, एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द सोसाइटी? बारी दे दें। यही है कि आप आसान बनाएं शादियों को। बहुत से मेरे दोस्तों से डिस्कशन हुआ था कि वो ये कहते कि इतना टाइम लग जाता है, फिर इतने पैसे, सबसे ज़्यादा टेंशन आपको फाइनेंसेस की होती है कि कलेक्ट करने हैं, फिर खर्च करने हैं, फिर अब जो कह रही हैं बहुत से लोग कर्जा लेते हैं, वापस करते हैं। तो उसको आसान बनाएं अपने लिए। सिर्फ एक माइंडसेट की बात होती है, और थोड़ा सा आपको सोसाइटी के अगेंस्ट थोड़ा खड़ा होना पड़ता है। लेकिन एक दफ़ा आप कर लेंगे तो आपको इतना सुकून मिलेगा, और बाद में लाइक अब 3 इयर्स बाद हम लोग समझते हैं कि हमारा बहुत बेस्ट डिसीजन था कि हमने आज वो। तुम लोग यहाँ बैठ के सबको बता रहे राइट? अल्हम्दुलिल्लाह। मुनीब कुछ कहना चाहोगे? बस ये कहूँगी, ये जिन्होंने कहा है कि जो बेगम कह रही हैं ठीक कह रही हैं, बहुत अच्छे शौहर हो तुम। चाहिए निकाह के हवाले से भी, और वैसे जितनी सिंपल रहेगी
उसमें तब बरकत रहेगी और आप आगे मतलब बेहतर है कि आप आगे के लिए प्लान करके रखें उस चीज़ को। अच्छा सा ट्रैवल प्लान कर लें, बिल्कुल ऐसा ही मेमोरीज बनाए, वो ज़्यादा मेमोरीज बनाए। हाँ, ये वाली मेमोरी तो बड़ी कड़वी होती है, पप्पो नाराज हो गई, ये हो गया, आप जितना भी इंतजाम कर लें एट द एंड कुछ ना कुछ जो है उसमें रिलेटिव वगैरह या कुछ ना कुछ बातें कहते हैं। और तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जितनी ग्रैंड हम चीज़ों को करते हैं उसमें फ्लॉज का उतना ही मार्जिन रहता है ना? और जितना सादा, जैसे मैं अभी शुरू में भी कह रही थी, अभी भी कह रही हूँ, मैं बहुत मेरा समझो ईमान की हद तक इस चीज़ पे यकीन है कि शादी बहुत पर्सनल चीज़ है, उसको पर्सनल अपने लिए खूबसूरत बनाई है। भाड़ में गई दुनिया, नो वन केयर्स। अच्छा, एक बार जब आप खड़े हो जाते हैं अपने लिए, देन यू रियलाइज कि मैं खामोखा में डर रहा था। किसी को फर्क नहीं पड़ता, बातें बनाएंगे वो तो वैसे ही बनाएंगे, वो तो करोड़ों पे खर्च कर देंगे तो भी वो खाना कहेंगे कि बादामी कोरमा अच्छा नहीं था, इसमें बादाम नहीं थे, है ना, मीठे में मज़ा नहीं था, कश्मीरी चाय फीकी थी। तो मैं तो बहुत अच्छी अच्छी वेडिंग्स में जाके मैंने लोगों को नाराज़ देखा है, नज़र भी लगती है। हमें नहीं पता होता कि अम्मा ने क्या क्या बेच के, अब्बा ने क्या क्या बेच के शादी की, हम नज़र लगा रहे होते हैं, फिर हम जज कर रहे होते हैं। एक शादी मैंने अटेंड की थी तो उसमें लोग ज़्यादा मतलब वो बेवा माँ थी, तो अब सब यही बात कर रहे थे कितनी बड़ी शादी कैसे कर ली लोग, अब भाई हो सकता है किसी ने पैसे दे दिए। तो हम नज़रें ज़्यादा लगाते हैं, हम बुराइयां ज़्यादा, कीड़े ज़्यादा ढूंढते हैं। जब हमारा इस तरह का मिजाज है माशरे का या इंसान का, तो फिर ज़रूरत क्या इतनी एंटरटेनमेंट उन लोगों को देने की। तो आई एम सो हैप्पी दैट यू डिड व्हाट यू वांटेड एंड माशाल्लाह यू गाइस आर हैप्पी, आई होप यू हैप्पी टुगेदर, है ना? हाँ, सही है। और माशाल्लाह एक छोटी सी बेटी, कितनी बड़ी है? साल की। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड यू बोथ आर मतलब वेल सेटल्ड नाउ। बच्ची बड़ी होगी तो यू विल बी गोइंग बैक टू वर्क, ये इरादा है? जी बिल्कुल। हाँ, आईबी की पढ़ाई जाए तो करोगी नहीं? सही है। मियाँ रोक टोक करता? नहीं करता, इनकी मजाल ओके, रजिया बेगम कह रही है, सपोर्ट करते हैं, लाइक मेरी वीकेंड पे भी क्लासेस होती हैं लेके जाना और माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम अगर वाकई हमने किसी को ओन किया है और शादी के रिश्ते में बांधा है तो हम उसको सपोर्ट भी करें हर तरह से। हमें वो ये ना कि हम जहन ही हमारे ये होता है कि हमने दबाने के लिए एक लड़की लेकर आई होती है। बहरहाल खुश रहें आप दोनों, आबाद रहें और अल्लाह ताला आपके घर में बरकत डाले और आप लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करते रहें। डू ऑलवेज टॉक अबाउट इट, जहाँ मौका मिलता है ज़रूर इस बात को प्रमोट किया कीजिए। हम भूल जाते हैं कि अगर हमने कुछ बहुत अच्छा किया तो हो सकता है कि अगर हम प्रमोट करेंगे तो एक शख्स हमसे शायद सीख ले और उसकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ सके। तो जनाब आली, मैं एक ब्रेक लूँगी, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है इस कपल से मिलके, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी किसी ऐसे कपल को जिन्होंने मजबूरी की वजह से शादी ना की, उन्होंने बाय चॉइस किया और मुझे फाइनली ये कपल किसी ने रेफ़र किया और आई एम सो हैप्पी टू सी देम एंड आई एम सो हैप्पी टू नो देम। और जो उन्होंने बताया कि कपड़े तक इन्होंने नहीं खरीदे और रेंट पे ले लिए थे, तो इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल एग्जांपल। आप भी अगर शादी करने का सोच रहे हैं या आपको ये लगता है कि कोई ऐसी जगह रिश्ता हो गया है जहाँ लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं आपकी बेटी से कि भाई ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ इट्स बेटर कि आज वो रिश्ता तोड़ दीजिए। बच्चों को अपने, स्पेशली लड़कियों को, बोझ ना समझिए। अल्लाह ताला ने ना यकीनन कोई ना कोई हर काम में मसलहत होती है, तो मजबूरी की शादियाँ ना करें, ज़बरदस्ती के बस निकाह हो जाए। हमारा मसला है कि हम अपने बच्चों को बोझ समझते हैं, अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं, और फिर हम जब आप किसी को बोझ समझेंगे तो जो आएगा जैसा आएगा उसके मत्थे मार देंगे कि भाई ले जा हमारी बेटियाँ। एनीवे, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मैं वापस जाऊँगी शेफ सामा के किचन में। वो जो कॉर्न टोस्ट वाला बन रहा था वो बन चुका है, चीज़ी कॉर्न ऑन द टोस्ट, ऐसी कुछ नाम था। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं मौजूद हूँ किचन में और जो कॉर्न ऑन द टोस्ट, क्या था नाम? कॉर्न चीज़ टोस्ट। कॉर्न चीज़ टोस्ट बन चुका है, दिखाते हैं अभी आपको, और बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं ये। मुझे बताओ कि तुमने 3 तरह से किया साइमा? जी माविश, एक तो मैंने बिल्कुल सादा बनाया है, ठीक है, और उस पर मैंने हल्का हल्का कुटी लाल मिर्च डाल दी है ताकि हमें कलर एक अच्छा सा दे दे। ठीक है। एक मैंने विद केचप करके दिखा दिया कि आप ऊपर से डाल सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। केचप हमने अलग साथ में भी सर्व किया है, ठीक है। और एक ये वो है, जैसे कि ये हम ओपन फेस कह रहे थे, इसको हमने सैंडविच स्टाइल में कर दिया है। और आपने इसको दोनों तरफ से फिर सेक लिया? टोस्ट किया सेम वही गार्लिक बटर के साथ, लेकिन मैंने उसमें एडिशन किया धनिया का,
ठीक है। तो धनिए का भी जब आप इसका बाइट लेंगे तो धनिए का भी एक फ्लेवर आएगा। तो ये मैंने तीनों किस्म से करके बता दिया। अब जिसको जैसे सहूलत होती है वो उस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, अगर किसी को कॉर्न पसंद नहीं है तो वो मशरूम ऑलिव्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता ब्लैक है। ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स ग्रीन तो ग्रीन थोड़ा सा तेज होते हैं जी। तो जी, और यही वाली सिर्फ सब्जियां सैंडविचेस में अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम बंद गोभी डाल सकते हैं, बंद गोभी, लेकिन गाजर भी अगर आप ब्लांच कर लें और फिर बारीक छोटा छोटा काट के डाला जा सकता है अगर तो पसंद है। लेकिन सैंडविच में ज़्यादातर ऑलिव्स अच्छा लग रहा होता है, और ये शिमला मिर्च बहुत अच्छी लगती है, कॉर्न्स भी चलते हैं। फिश, टूना फिश, अगर आपको टूना सैंडविच बहुत अच्छे बनते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ बनाना सिखाऊं या नहीं। कोई जरूरत नहीं है, इसमें टूना आप डाल दें, कैन खोल के डाल दें, और ये बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ आप मेयो मिक्स करके और फिर बनाएं टूना को, क्योंकि वो उसमें थोड़ी सी एक स्मेल सी होती है टूना की, वो हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन उसका टेस्ट बड़ा मजेदार, उसका बहुत अच्छा होता है। सिर्फ ब्लैक पेपर और नमक यूज करना है उसमें, सही। और वो क्रीमी सा सैंडविच बन जाएगा। ऐसा आप बिल्कुल सेम बनाएं, और उसके ऊपर आपने जो है खूब सारा चीज़ डालना है। अगर आप ओपन फेस बना रहे हैं, टूना की बात हो रही है, लेकिन उसको मेयो के साथ जरूर यूज। क्या हम ये भी कर सकते हैं कि मोज़रेला का स्लाइस ले लें और स्लाइस कट करके ऊपर रख के फिर हम, बिल्कुल वो भी किया जा सकता है। जैसे तो हम सेक लें, फिर हम माइक्रोवेव में रखें और 5 सेकंड घुमा दें तो भी वो नीचे, हाँ नीचे से अगर आप सेक लिया, हाँ तो बिल्कुल वो भी किया जा सकता है, बिल्कुल वो किया जा सकता है। थोड़ा सा श्रेडेड में ये होता है कि चीज बैलेंस होके पिघलती है सारी चारों तरफ। नहीं, जैसे स्लाइस ले लेना, स्लाइस भी आप डाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्लाइस कर सकते हैं। तो ये आप लोग जरूर रेसिपी ट्राई करें, और बच्चों को पसंद भी आएगी, बड़े भी इसको खा सकते हैं, और हाइटी वगैरह के लिए बहुत अच्छा आइटम है, स्नैक है बेसिकली। इवन अभी रमजान के हिसाब से ज्यादातर हम इम्प्रेस करें, बिल्कुल रमजान के हिसाब से हम सैंडविच सिखाएंगे, सैंडविचेस भी, और ये भी बहुत झटपट बनने वाली है। और मैं तो कहती हूँ इसी तरह की चीजों पे आ जाना चाहिए। फ्राइड आइटम्स वैसे भी अच्छे नहीं होते रमजान में, और ये फिलिंग भी बहुत होता है। आपको कोई यानी ना बड़े तंग करेंगे ना बच्चे तंग करेंगे। लस्सी का एक ग्लास बनाएं, इस तरह का सैंडविच बनाएं और पेट भर जाएगा। चले जी, चलिए जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्रोग्राम को रैप अप करते हैं। मैं अब आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। यकीनन आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। मुझे आज बड़ा मैं पैशनेट थी, जो आपको लग भी रहा होगा। मैं इतनी एक्साइटेड थी इस कपल से मिलके। तो अपनी अपनी ज़िंदगियों को आसान कीजिए, जैसे वो सेमी परमानेंट मेकअप में भी डॉक्टर गजाला कही थी ना, अपनी ज़िंदगी आसान करें, एक ही बार मेकअप लगवा लें फेस पे और उसके बाद खूबसूरत लगें, और लोग हैरान होंगे कि यार ये ऐसी तो नहीं थी, क्या हसीन हो चुकी है अब। तो अपनी ज़िंदगी को भी आसान करें हर लिहाज से, और दूसरों की ज़िंदगी में भी खैर और आसानियाँ बांटें, ताकि जब आपका इंतकाल हो तो 4 लोग ये सोचें कि चलो यार अच्छा आदमी था, ये ना सोचे जान छूटी, बहुत ही किरकिरी थी बेगम साहिबा। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, दोबारा मुलाकात होगी वेरी सून। आप अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।